नमस्कार। आज हम राजस्थान के मध्यकालीन प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था की गहराइयों में ज़रा विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की एक पुरानी अध्ययन पुस्तक। उसके कुछ खास अंशों पर हम ध्यान देंगे। तो हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब राजस्थान का मुगलों से संपर्क बढ़ा, यानी करीब 16वीं सदी से लेकर 1818 तक, जब अंग्रेजों से संधियां हुई। उस समय आप सोचिए लगभग 22 रियासतें थीं यहाँ, और अजमेर एक अलग मुगल सूबा था। और मजे की बात यह है कि हर रियासत का अपना सिस्टम था, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी बातें वो लगभग सब में एक जैसी थीं। आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर ये कि भाई ये पूरा ढांचा राजा और सामंतों के आपसी रिश्तों पर कैसे टिका था। तो चलिए पता लगाते हैं इस व्यवस्था के मुख्य आधार क्या थे। बिल्कुल, देखिए, इस पूरी व्यवस्था को जो काफी जटिल लगती है, उसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया सामान्य और सैनिक प्रशासन, मतलब रोज का राजकाज और सेना का मैनेजमेंट। दूसरा न्याय प्रशासन, भाई इंसाफ कैसे होता था। और तीसरा भू राजस्व प्रशासन, यानी जमीन, लगान, आय का पूरा हिसाब किताब। ये तीनों मिलकर ही उस दौर की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस सामंती व्यवस्था से। ये तो लगता है जैसे पूरे सिस्टम के दिल में थी। आखिर ये थी क्या? सामग्री बताती है कि ये सिर्फ मालिक नौकर जैसा रिश्ता नहीं था, बल्कि खून के रिश्तों और कुलीय भावना पर आधारित था। ये बात इसे खास बनाती है ना? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकारों ने इसकी तुलना की यूरोप से, खासकर इंग्लैंड की फ्यूडल प्रणाली से। लेकिन राजस्थान की सामंत व्यवस्था का आधार बिल्कुल अलग था। वो पारिवारिक था। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का चरित्र ही बदल देता है। यहां स्वामी भक्ति से ज्यादा कह सकते हैं कुटुंब निष्ठा या परिवार की बात आ जाती है। कुटुंब निष्ठा मतलब? इसे थोड़ा और खोलेंगे प्लीज। हाँ, मतलब ये कि देखिए, परंपरा क्या थी। राजा का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठता था, लेकिन जो उसके छोटे भाई होते थे, उन्हें गुजारा करने के लिए जमीनें दी जाती थीं। इन्हें ही जागीर कहा जाता था। तो यही भाई और फिर आगे उनके वंशज, यही लोग सामंत या जागीरदार कहलाए। तो राजा और सामंतों के बीच का जो एकदम शुरुआती रिश्ता था, वो खून का था, कोई कॉन्ट्रैक्ट या पद का नहीं, जैसा पश्चिम में था। अच्छा, तो ये एक तरह से मतलब राज परिवार का ही विस्तार था। सामग्री में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है, एक तंबू का। जैसे तंबू का मेन पोल राजा है, तो बाकी के जो खंबे हैं जो उसे सहारा दे रहे हैं, वो सामंत हैं। एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकते। बिल्कुल सही उपमा है ये आपसी निर्भरता का ढांचा था। देखिए, पश्चिम के फ्यूडल सिस्टम में जहां एक सख्त हायरार्की होती थी, ऊंच नीच का क्रम, यहां व्यवस्था ज्यादा भाईचारे और कुलीय संबंधों पर आधारित थी। हाँ, ये सही है कि राजा सबसे ऊपर थे, उनकी स्थिति सर्वोच्च थी, लेकिन सामंत सिर्फ उनके अधीन काम करने वाले नहीं थे। वो परिवार के सदस्य और महत्वपूर्ण सहयोगी माने जाते थे। तो फिर इन सामंतों की भूमिका क्या बस अपनी जागीरें संभालने तक ही सीमित थी, या इससे ज्यादा कुछ था? नहीं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी और काफी प्रभावशाली भी। राजा अक्सर जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होते थे, जैसे मंत्री या सलाहकार, उन पर इन्हीं भरोसेमंद सामंतों को नियुक्त करते थे। राज्य से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, मान लीजिए युद्ध करना है या किसी से संधि करनी है या कोई नई नीति बनानी है, तो राजा उनसे सलाह मशवरा जरूर करते थे। उनकी राय का वजन था। और ये पारिवारिक नजदीकी तो उनके आपस में बात करने के तरीके में भी झलकती थी। जैसा इस अध्ययन में लिखा है, राजा को काका जी या भाई जी और सामंत राजा को बाप जी कहते थे। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये उस टाइम के सामाजिक समीकरणों को दिखाती है। इसके अलावा देखिए, राज्य की सुरक्षा का एक बड़ा जिम्मा इन्हीं सामंतों पर था। हर सामंत अपनी एक निजी सेना रखता था, घोड़े, पैदल सैनिक, हथियारबंद लोग। और जब भी राजा को सैन्य जरूरत पड़ती थी, चाहे वो कोई बाहरी हमला हो या राज्य के अंदर कोई गड़बड़ी, ये सामंत अपनी सेना लेकर फौरन राजा की मदद के लिए पहुंचते थे। यहाँ तक कि राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इस इतने अहम फैसले में भी बड़े सामंतों की मर्जी चलती थी। हाँ, खासकर मुगल प्रभाव से पहले ऐसा ही था। जो प्रमुख सामंत होते थे, उनकी राय और उनका समर्थन उत्तराधिकार के मामलों में बहुत वजन रखता था।
वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते थे। और हाँ, उनकी अपनी किस्मत भी राजा से ही बंधी थी। राजा की शक्ति बढ़ी तो उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ी, राजा कमजोर हुआ तो उनकी स्थिति पर भी असर पड़ता था। ये वाकई एक तरह का साझा भाग्य था। लेकिन जैसा आपने कहा, मुगल प्रभाव से पहले, इसका मतलब व्यवस्था बदली। सामग्री इशारा करती है कि 1562 में जब आमेर के राजा भारमल ने अकबर से संधि की और फिर धीरे धीरे दूसरी रियासतें भी मुगलों के करीब आईं, तो हालात बदलने लगे। हाँ, मुगल संपर्क इस पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसका असर बहुत गहरा पड़ा। सबसे पहली बात तो ये हुई कि मुगलों से संधियों के बाद राजपूत रियासतों के बीच आपस में जो बड़े बड़े युद्ध होते रहते थे ना, वो लगभग खत्म हो गए। बाहरी सुरक्षा भी कह सकते हैं काफी हद तक मुगलों ने संभाल ली। तो शांति आने से सामंतों की जरूरत कम हो गई, मतलब उनकी सैनिक अहमियत घट गई। हाँ, उनकी जो पारंपरिक सैनिक उपयोगिता थी वो पहले जैसी नहीं रही। अब राजा सीधे मुगल बादशाह के मनसबदार बन गए। उन्हें मुगल दरबार में पद और प्रतिष्ठा मिलने लगी। तो अब उनकी निर्भरता सामंतों के साथ साथ और शायद उससे भी ज्यादा मुगल बादशाह पर हो गई। इसका सीधा असर राजा और सामंत के रिश्ते पर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। पहले जो सामंत एक तरह से भाई बंधु या सहयोगी जैसे थे, वो धीरे धीरे सेवक या अधीनस्थ कर्मचारी की श्रेणी में आने लगे। राजा की शक्ति बढ़ी, वो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हुई। उत्तराधिकार के मामलों में भी अब सामंतों की बजाय अक्सर मुगल बादशाह का दखल होने लगा। वही तय करने लगे कि अगली गद्दी किसे मिलेगी। प्रशासन में भी मुगल मनसबदारी व्यवस्था की नकल होने लगी, जिसमें पदों का एक स्पष्ट ऊंच नीच का क्रम होता था, एक हायरार्की। वो चीज अब राजस्थानी रियासतों के दरबारों में भी दिखने लगी। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है ना, कि कैसे बाहरी रिश्तों ने सदियों पुरानी एक अंदरूनी व्यवस्था की पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी। अच्छा, तो प्रशासन के लेवल पर और क्या बदलाव दिखे? क्या ये असर सिर्फ राजा सामंत रिश्तों तक ही था? नहीं, इसका असर नीचे तक गया। देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए